सपोज हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है? All the sides will be equal and this angle will be 60 degree. 60. Suppose the side is A, side of the triangle is A, और इन सभी वर्टिसेस पर, ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस पर चार्ज पार्टिकल रख दिया हमने, प्लस Q1 और प्लस Q2 और यहाँ रख दिया प्लस Q3। तो सपोज हमें Q3 वाले पर कितना फोर्स एक्ट करेगा वो पता करना है। फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट पॉइंट सी पॉइंट पर जो पार्टिकल है उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा ये पता करना है। तो सपोज दिस पॉइंट इज A, this is B and this is C. So you have to find the force acting on the particle placed at point C. C पर कितना फोर्स होगा ये पता करना है। तो C वाले पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन C ड्यू टू A और फोर्स एक्टिंग ऑन C ड्यू टू B का रिजल्टेंट होगा, that will be the force acting on the particle placed at C according to principle of superposition. So how to find force acting on this particle C? Force acting on C due to A will be in this direction and force acting on C due to B will be in this direction. ये दो फोर्सेस आ गए और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा? C पर लगने वाला फोर्स। ये हुआ फोर्स एक्टिंग ऑन C ड्यू टू B और ये हुआ फोर्स एक्टिंग ऑन C ड्यू टू A। क्लियर? तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? FC का मैग्नीट्यूड ये निकाल सकते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो पढ़ा था हमने 11th क्लास में, उसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे? FCA स्क्वायर प्लस FCB स्क्वायर प्लस 2 FCA FCB cos of the angle between them. Which angle is alpha? Alpha is the angle between these two forces. इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल है वो एंगल है अल्फा। तो इस क्वेश्चन में तो इजी है, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। कॉस अल्फा में अल्फा विल बी 60 डिग्री और FCA FCB इनकी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो FCA की वैल्यू क्या होगी? FCA की वैल्यू होगी K Q1 Q2 yes Q1 Q3 by A स्क्वायर। A स्क्वायर कौन सा डिस्टेंस? ये वाला A और C के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। सिमिलरली FCB क्या होगा? K Q2 Q3 by A square. Yes, this distance is again A. So इधर आ गया A स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, FCA FCB इनकी वैल्यूज यहाँ 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 सब जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा FC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर? बट अभी सिर्फ हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिला है, डायरेक्शन तो मिला नहीं। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा? तो डायरेक्शन भी ये जो पढ़ा है तुमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर फोर्सेस, इसमें डायरेक्शन का भी फार्मूला था tan बीटा याद है किसी को? दो वेक्टर थे, वेक्टर A और इधर था वेक्टर B। तो इनका जो रिजल्टेंट होता था ये इनका रिजल्टेंट आएगा डायगोनल पर, ये है रिजल्टेंट वेक्टर R। तो R का डायरेक्शन A से अगर है बीटा तो tan बीटा इक्वल टू क्या होगा? tan बीटा इक्वल टू
याद है किसी को? Q साइन अल्फा बाय P प्लस Q कॉस अल्फा। अल्फा कौन सा एंगल होता था? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, ये एंगल होता था अल्फा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू क्या है? इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू क्या होगी? बोलो। इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू यानी दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल की वैल्यू दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, और Q कौन सा वेक्टर को लेंगे, P कौन से वेक्टर को लेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? तो किसी भी एक से ले लेते हैं। मान लो ये वाला जो वेक्टर है FCV, इससे जो रिजल्टेंट का एंगल है उसको हमने ले लिया बीटा। तो यहाँ पर Q की वैल्यू हो जाएगी FCA और P की वैल्यू हो जाएगी FCB। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर? FCB साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय FCA प्लस FCB cos 60 डिग्री। तो इसकी हेल्प से tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी, और बीटा इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर जो भी आएगा मान लो x आएगा तो tan इनवर्स x। ये इसका हो जाएगा डायरेक्शन। इधर क्या मिल गया? मैग्नीट्यूड, और इधर क्या मिल गया? डायरेक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल है। यहाँ पर 12th क्लास का फिजिक्स बस इस काम के लिए यूज हुआ है कि FCA की वैल्यू क्या होगी और FCB की वैल्यू क्या होगी। बस यहाँ पर 12th क्लास का फिजिक्स यूज हुआ है। बाकी जितना कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। किसी को कोई डाउट है तो अभी बोलो, फिर अगला एग्जांपल देखेंगे। एनी डाउट? ठीक है, कोई नहीं बोल। सर हाँ बोलो। सर P और Q किसी को भी ले सकते हैं ना, दोनों नहीं, वेक्टर से? किसी को भी नहीं ले सकते। फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो गलत हो जाएगा। किसी को भी नहीं ले सकते, अभी बताते हैं रुको। ये 11 क्लास में बताया गया था, वही चीज है, सेम चीज। अभी रुको बताते हैं। लेट मी क्लीन। पी और क्यू किसको लेना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, एंड अनदर वेक्टर, वेक्टर बी। तो हमने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल, ये होगा आर वेक्टर। ठीक है, बहुत ही गंदा सा वेक्टर बना है, इसको हम जरा ठीक कर देते हैं पहले। ये बना आर वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया, मान लो कि थीटा हो गया। तो आर वेक्टर का ए के साथ एंगल है मान लो अल्फा। ठीक है, तो अब हम फार्मूला अगर लिखेंगे tan अल्फा, तो यहाँ पर क्यू वेक्टर किसको लेंगे और पी वेक्टर किसको लेंगे? पी वेक्टर उसको लिया जाएगा जो रिजल्टेंट के साथ अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है, और क्यू वेक्टर जो दूसरा बाकी बचा वेक्टर है उसको लिया जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो पी वेक्टर किसको लेना है? इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग पी वेक्टर की जगह कौन आएगा? ए आएगा। ये तो क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे बी साइन, यहाँ पर कौन सा एंगल आएगा? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स यानी कि थीटा। यहाँ पर क्या आएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, एक बार इस फार्मूला यस को अपने 11 क्लास की बुक में चेक भी कर लेना। ठीक है, ये यस 11 क्लास का है कॉन्सेप्ट कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर पता हो तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के अकॉर्डिंग, और उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये तुम अपने आप से 11 क्लास की बुक में भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेशन पार्ट हमने छोड़ दिया है, वो तुम लोग खुद से कर सकते हो, दैट्स एन इजी थिंग।
चलो अब हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक में एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया है इसी पर बेस्ड, उसको देखते हैं। उसमें क्या किया है, ऐसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर, सेंट्रॉइड मतलब समझ रहे हो, हाँ सेंट्रॉइड का क्या मतलब होता है, यहाँ पर है सी, यहाँ सी है और ये भी ए है, यहाँ सेंट्रॉइड मतलब इनसे इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ, तीनों मीडियंस बनाएंगे, ये तीनों मीडियन हो गए, ये मीडियन हो गया और ये मीडियन हो गया, ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलेंगे सेंट्रॉइड, ये पॉइंट ओ, ओ पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया जिस पर चार्ज है Q नॉट, और ये सभी Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू Q, और यहाँ जो था Q3 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू Q। तो अब जो सेंट्रॉइड पर पार्टिकल है यानी जिस पर चार्ज Q नॉट है, इस पर कितना फोर्स लगेगा ये बोला जा रहा है, पता नहीं, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कैसे मालूम चलेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल एट O, FO क्या होगा, O पर A से लगने वाला फोर्स, O पर B से लगने वाला फोर्स और O पर C से लगने वाला फोर्स, इन सभी का रिजल्टेंट होगा। तो इन सभी का रिजल्टेंट पता लगाने के लिए देखो, दो जब फोर्सेस हैं देन वी कैन यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस, बट हियर वी हैव थ्री फोर्सेस, तीन फोर्सेस हैं तो क्या करेंगे, या दो से ज्यादा फोर्सेस कहीं भी हो तो उस केस में क्या करेंगे। तो इसका इलाज ये है कि दो दो फोर्सेस करके रिजल्टेंट निकाल लो, बिकॉज 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लो हमारे पास चार वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये है डी वेक्टर। तो इनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, मान लो a प्लस बी कर दिया और इधर c प्लस बी कर दिया, रिजल्टेंट विल बी द सेम, इनका रिजल्टेंट सेम रहता है। तो कोई भी दो दो को पहले ऐड कर लो, बाद में जो आए उसका रिजल्टेंट करो, तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट की वैल्यू उतनी ही आती है। तो दो से ज्यादा अगर वेक्टर हो तो उसका इलाज ये होता है कि दो दो करके उनके रिजल्टेंट निकाल लो, जैसे मान लो हमने इन दोनों का पहले निकाल लिया रिजल्टेंट, मान लो कोई वेक्टर आ गया, सपोज ये स्मॉल r वेक्टर आ गया, फिर क्या करेंगे r का और इस वाले वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें फाइनली o पर कितना फोर्स लग रहा है ये पता चल जाएगा, ओके। तो और एक क्वेश्चन, और एक तरीका भी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें वैल्यूज ऐसे दिए गए हैं कि कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि जब हम FOA की वैल्यू लिखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड FOB के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और FOC के मैग्नीट्यूड के भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बिकॉज सपोज हमने FOA लिखा, FOA की वैल्यू होगी K Q इंटू Q नॉट बाय AO स्क्वायर, इतनी वैल्यू होगी। और जब हम लिखेंगे FOB की वैल्यू तो क्या होगा, K Q Q नॉट बाय क्या हो जाएगा BO स्क्वायर, और FOC की वैल्यू जब लिखेंगे तो होगा K Q Q नॉट बाय CO स्क्वायर। तो इन सभी में देखो न्यूमरेटर सबका सेम है पहले से ही, ये देखो पहले से ही सबका न्यूमरेटर सेम है, और डिनोमिनेटर भी सबका सेम होगा, बिकॉज AO BO और CO ये सभी डिस्टेंसेस भी सेम है, ठीक है, समझ में आई बात। तो AO BO और CO की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, ये तुमने छोटे क्लासेस में ज्योमेट्री में पढ़ा है ऑलरेडी। कैसे कैलकुलेट होगी, पहले सपोज हमने ये वाले पॉइंट का नाम दिया हमने D, तो पहले क्या करेंगे AD की वैल्यू पता कर लेंगे, AD की वैल्यू
फिर AO की वैल्यू क्या होगी, AD का 2/3 टाइम्स होगी। ठीक है, तो AD की वैल्यू कैसे पता लगाओगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। तो ये वाले ट्रायंगल को देखें, ये वाला जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में AD इक्वल टू अगर देखें तो आ जाएगा AC cos 30 डिग्री। क्लियर है कि नहीं, देखो ट्रायंगल हाँ ADC में ये वाला एंगल है ना 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में AD इक्वल टू हो जाएगा AC cos 30 डिग्री, और AC कितना है, A cos 30 डिग्री कितना होगा, √3/2। ये AD की वैल्यू आ गई, यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे 2/3 A √3/2। then what do we get, √3/3 into A equal to A/√3। ये AO की वैल्यू आ गई, और यही वैल्यू किसकी होगी, BO की होगी, और यही वैल्यू किसकी होगी, CO की होगी। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, FOA, FOB, FOC, ये सभी वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएंगे। क्लियर, तो मैग्नीट्यूड बराबर आ गए, बट रिजल्टेंट में तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर इक्वल एंड अपोजिट हो गए तो नेट फोर्स हो जाएगा 0, और सेम डायरेक्शन में ही अगर आ गए तो वो ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए अब देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, अगर इनके डायरेक्शन सेम आए तो ऐड हो जाएंगे, और अगर सेम नहीं आए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ सी द डायरेक्शंस। अब इनके डायरेक्शंस देखो क्या क्या आएंगे। FOA का डायरेक्शन क्या आएगा, बता सकता है कोई, ये हमारा मिट गया है, इसको हम दोबारा से बना देते हैं। FOA का डायरेक्शन क्या आएगा, कोई है बता सकता है। सर डाउनवर्ड्स। हाँ, A से O ओके करो। को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन होगा किसका, ये डायरेक्शन होगा FOA का। ठीक है, FOB का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और FOC का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ये FOC का डायरेक्शन हो गया। क्लियर है, यस सर। तो इसमें देखो FOC और FOA, ये FOC है, ये FOA है, इनका रिजल्ट FOC और FOB, सॉरी OA नहीं, ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा। दोनों इक्वल हैं तो इस लाइन पर आ जाएगा रिजल्टेंट, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नहीं क्लियर है, दूसरा डायग्राम बनाए क्या, चलो दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। तो सपोज हमने ये बना लिया दूसरा डायग्राम, इसकी जरूरत नहीं है, चलो कुछ छोटा ही बना लेते हैं, खाली एक पॉइंट ले लेते हैं, ये है O पॉइंट, FOA किधर आया, इधर आया FOA, और FOB किधर आया, ऐसे आया FOB, और FOC किधर आया, इधर आया FOC। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, FOB और FOC का रिजल्टेंट बनाएंगे। कैसे बनेगा इनका रिजल्टेंट, इनका पैरेललोग्राम कंप्लीट करो ऐसे। ठीक है, ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट आ गया FOC और FOB का, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस इक्वल हैं तो इनके एंगल बाइसेक्टर पर ही ये वाला फोर्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर एंगल बाइसेक्टर पर आएगा, मान लो इस फोर्स का नाम हमने रख दिया F डैश रख दिया, then F डैश will be in opposite direction of FOA, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, FOA और
एफ डैश का रिजल्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ गलती की, यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन लिखना। ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ तक? थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा बट यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक, तो एफ ओ ए और एफ डैश क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो तुम्हें कैलकुलेशन से पता चल जाएगा विच फोर्स इज लार्जर। जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देना, तो एफ ओ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ओ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ओ ए डिफरेंस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश। डिफरेंस लिखा है हमने, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो एफ ओ का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगा? जो इन दोनों में से बड़ा फोर्स होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वही एफ ओ का डायरेक्शन हो जाएगा। Am I clear? यस सर। किसी को डाउट है तो बोलो, so that I can rub this. ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें स्क्वायर ले लेंगे, मतलब 4 फोर्सेस हो जाएंगे। ट्रायंगल लिया तो 3 फोर्सेस हुए, स्क्वायर ले लेंगे तो हो जाएंगे 4 फोर्सेस। ये भी एनसीईआरटी बुक में ही दिया है, स्क्वायर वाला क्वेश्चन। तो सपोज हम एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये ले लिया हमने एक स्क्वायर। इस स्क्वायर के साइड्स हो गए ए बी सी डी। सपोज स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स पर क्यू चार्ज रख दिया हमने। नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो सभी जगह हमने प्लस क्यू ले लिया, ये प्लस और ये भी प्लस। और मान लो कि क्वेश्चन तुमसे ये पूछा गया कि यहाँ पर स्क्वायर के सेंटर पर यहाँ पर हमने एक चार्ज रख दिया, ये प्लस कैपिटल क्यू। तो इस प्लस कैपिटल क्यू ओ पॉइंट पर रखा है, तो इस पर कितना फोर्स होगा ये बताना है। ठीक है, तो फिर से वही बात है कि एफ ओ पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी प्लस फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी है, इसलिए इजी है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिया गया। स्क्वायर लेने से क्या होगा कि जो फोर्सेज होंगे उनके डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड इस तरह से आ जाएंगे कि कैलकुलेशन तुम्हारा इजी हो जाएगा। मैग्नीट्यूड सबका बराबर आएगा, ये तो क्लियरली पता चल ही रहा होगा क्यों बराबर आएगा, क्योंकि डिस्टेंसेस भी बराबर हैं और चार्जेस भी बराबर हैं। देखो कोई भी एक फोर्स को लिख करके देखते हैं। सपोज हमने एफ ओ ए को लिखा, एफ ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? के क्यू कैपिटल क्यू बाय ओ ए का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर क्या होगा? डायग्राम देख करके बताएं। ओ ए का स्क्वायर, मान लो ये साइड है ए, ये ए ये ए ये ए, तो ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, डायगोनल की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ द डायगोनल नहीं बता पाए? तो बहुत इजी बात है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल होने से हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी? रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा? बोलो, ए सी इक्वल टू ए रूट टू। तो ओ ए इक्वल टू क्या आया? ए सी बाय टू, ए रूट टू बाय टू, तो क्या आ जाएगा? ए बाय रूट टू।
तो यहाँ पे a/√2 का स्क्वायर, ठीक है। ये FOA की वैल्यू आ गई। FOB की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा, KQQ बाय a/√2 का स्क्वायर। तो देखो सेम वैल्यूज आ रहे हैं, FOA FOB और जितने भी हैं FOC FOD सबकी वैल्यू सेम आ जाएगी, कोई बोल ही नहीं रहा। और डायरेक्शन कोई बोल नहीं रहा, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही। FOA का डायरेक्शन क्या होगा, FOA का डायरेक्शन रिपल्सिव फोर्स है तो इस तरफ हो जाएगा FOA। FOB का डायरेक्शन क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स है तो इस तरफ हो गया FOB। FOC का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा FOC। और FOD का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा FOD। So all these forces are like this। तो देखो FOC और FOD का जो रिजल्टेंट होगा, इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा, और इसका और इस फोर्स का रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा। तो दोनों ही क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट हैं तो एंगल बाइसेक्टर पर आएगा। ये दोनों भी इक्वल एंड अपोजिट हैं तो इनका रिजल्टेंट भी एंगल बाइसेक्टर पर आएगा। तो इट मींस कि ये जो नए फोर्सेस दो हमें मिले हैं, ये वाला फोर्स मान लो ये F' है और इधर वाला F'। तो F' जो कि किसका रिजल्टेंट था, F' किसका रिजल्टेंट था, FOC और FOD का। एंड F" किसका रिजल्टेंट था, FOB और किसका, FOA का, ठीक है। तो कैलकुलेशन से पता चलेगा, डायग्राम से ही पता चल रहा है कि F' और F" दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शंस अपोजिट हैं, यानी F' इज अपोजिट वेक्टर ऑफ F". तो अल्टीमेटली F' और F" का रिजल्टेंट आ जाएगा 0 वेक्टर, यानी जो O पॉइंट पर पार्टिकल रखा गया है यहाँ, इस पर नेट फोर्स हो जाएगा 0। क्लियर। तो इसमें सेंटर पर रखा हुआ था तो इसलिए हमने आसानी से कैलकुलेट कर लिया। अगर यहाँ रखा होता कॉर्नर पर तब कैलकुलेशन इस तरह से नहीं होता, तब कैलकुलेशन दूसरे तरीके से होता। बट अभी हमारा टाइम खत्म हो गया है, वो एक एग्जांपल बता देंगे, उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अभी के लिए इतना ही। ये आज हमने खाली एक्सरसाइज डिस्कस किए हैं, ये एनसीईआरटी बुक में देख लेना और इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। हमने कैलकुलेशन नहीं किया है, बस कैसे सॉल्व करना है बस ये बताया। ओके, तो ऑल ऑफ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, और एक्सरसाइज में भी कोई प्रैक्टिस होगा उसको भी, प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा उसको भी कर लेना है। ओके, बाय।